Okay, अस्सलाम okay, जी, the वालेकुम। meeting has been, started being recorded. तो आप शुरू करें, इकरा, over to you. Thank you. थैंक यू सर। सर, आई एम ऑडिबल टू यू? Yeah, you're perfectly audible. Over to you. थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड जेन एआई के बूट कैम्प और इंटर्नशिप का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं, हमारे पास डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, हम पाइथन के कोड को किस तरह लिख सकते हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास जो लिस्ट है, सेट है, टुपल्स हैं, वो बेसिकली हैं क्या। हमारे पास जो कंडीशंस हैं लाइक इफ एल्स एलिफ कंडीशंस हैं, उसके बाद हमारे पास लूप्स हैं, फार वाइल लूप्स हैं। तो हम पाइथन की बेसिक्स को पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग बेसिक लेवल पे देखेंगे कि हमारे पास जो है एआई किस तरह इसमें एडवांसमेंट आई, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है और जेन एआई क्या है। विद दिस हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मशीन लर्निंग, क्योंकि हमारा जो वीक 1 और वीक 2 है वो बेस कर रहा है मशीन लर्निंग के ऊपर, कि हमारे पास मशीन लर्निंग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड है या हमारे पास अनसुपरवाइज्ड है या रेनफोर्समेंट लर्निंग है। हम लोग उसकी टाइप्स को देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह वर्क कर रही हैं, और हम देखेंगे कि हम लोगों ने डाटा सेट कहाँ से लेना है और डाटा सेट के किस तरह इनपुट फीचर्स जो हैं वो मैटर करते हैं, और किस तरह उसकी टारगेट क्लास को हम लोगों ने देखना है। अगर हमारे पास जो है डाटा सेट अगर सुपरवाइज्ड है तो ओके है, अगर अनसुपरवाइज्ड है तो हमने वो कंडीशन किस बेस के ऊपर हम लोगों ने लगानी है। मीनवाइल इसके साथ हम लोग देखेंगे कि रियल वर्ल्ड हमारे पास यूजेस कहाँ पे हो रहे हैं। आफ्टर दैट आज के जो होल इस वीक 1 के लेक्चर के बाद आप लोगों का जो है वो फर्स्ट टास्क यही होगा कि आप लोग अपने फील्ड के रिलेटेड अपना एक डाटा सेट फाइंड करोगे। लाइक आपको बता दिया जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर ऑफिशियल डाटा सेट पड़े हुए हैं, आप लोग उनको यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा सेट को यूज करना चाहते हो या आपने कोई लैब वर्क किया हुआ है उसका डाटा सेट यूज करने चाहते हो तो इट्स अप टू यू। बट आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि आपके पास वो कौन से फीचर्स हैं इनपुट और जिसकी बेस के ऊपर आउटपुट को क्लासिफाई कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत चीजें मैटर करती हैं एक मशीन लर्निंग मॉडल को लर्न करने के लिए। मीनवाइल हम इसका स्टार्ट लेते हैं। इसके अंदर हम लोग होल एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर इंटर्नशिप के अंदर हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो गूगल कोलैब यूज करेंगे। इसके साथ हमारे पास जुपिटर नोटबुक्स भी होते हैं, लेकिन गूगल कोलैब ज्यादा इजी टू यूज है। इसके अंदर जीपीयू टीपीयू सपोर्ट भी है और इसके लिए कोई भी मतलब इसको जो है ना पूरा डाउनलोड करना नहीं पड़ता, ये इजीली साइन इन हो रहा है गूगल के ऊपर। और इसके अंदर जो है ना डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है, शेयरिंग के हैं, एडिटिंग के हैं। हम इसको जो है ना गिटहब पे डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं अपने गूगल कोलैब फाइल को। तो फॉर रिसर्च पर्पसेस, फॉर एफवाईपी एंड फॉर दी एमएस लाइक दैट आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग जो है ना अपनी चीजें जुपिटर नोटबुक पे लेके जाओ, आप गूगल कोलैब को ही यूज करो, क्योंकि इन रिसर्च और इन एफवाईपी मोस्टली जो है ना जब आप लोग अपनी प्रपोज्ड मेथडोलॉजी लिखते हो तो उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर गूगल कोलैब को मोस्टली यूज किया जाता है। अब जो है ना एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आप लोगों को गूगल कोलैब का भी पूरा जो है ना विजुअलाइजेशन करवाऊंगी कि आप लोग जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली दफ़ा गूगल कोलैब को यूज़ करना है, ताकि उनके लिए जो है ये चीज़ डिफ़िकल्ट ना हो। बहुत इजी टू यूज़ है। इसके अंदर रन के ऑप्शंस भी हैं, इसके अंदर जेमिनाई भी है जिसको आप यूज़ करके इन केस अगर आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करते, आप लोगों के कोड के अंदर कोई भी एरर आ रहा है यूजिंग जेमिनाई, आप लोग उसको वहीं पे रिजॉल्व कर सकते हो, बजाय इसके कि आप जो है कोड को कॉपी करो पेस्ट करो चैट जीपीटी के ऊपर। तो आप लोग जो है गूगल कोलैब के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना डिफरेंट एफिशिएंटली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसकी अपनी बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी है। मीनवाइल विद दिस जब हमारे पास वीक 1 और वीक 2 में मशीन लर्निंग होल को हम लोग कवर करेंगे, हम अपने डाटा सेट के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स को अप्लाई करेंगे, तो साथ आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट भी बताया जाएगा कि आपको लाइक दैट आपने डाटा सेट लिया, उस डाटा सेट के वो डिस्प्ले करवा के, डिस्प्ले के बाद उस डाटा को प्री प्रोसेस करवा के, उसके बाद उसके ऊपर स्प्लिटिंग करवा के एमएल मॉडल अप्लाई करके, तो आप लोग अगर इन केस किसी भी चैट जीपीटी या डीप सीक या एआई ब्लैक बॉक्स या कहीं पे भी जो है ना यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अपना कोड लेना चाहते हो, तो आप लोग किस तरह जो है एक बेटर सिलेक्शन, एक बेटर प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, ताकि आप लोग जो है ना बेटर एआई मशीन लर्निंग को कवर कर लो। ये ना हो कि आप लोगों ने जो है ना सारा चैट जीपीटी से कोड लिखा हो, बाद में आपको पता ना हो कि आपने कौन से स्टेप्स इसमें फॉलो अप किए हैं। तो आप लोगों को यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी ये चीज सिखा दी जाएगी।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने जो है ना आजकल मैट्रिक में भी आपके पास कंप्यूटर की बुक है जिसके अंदर ना C++ को यूज किया गया है। C++ में भी और इसी तरह हमारे पास मैथ के अंदर डिमास रूल है कि डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। सेम C++ के अंदर कुछ आपके पास जो है ना फंक्शंस हैं, लाइक प्रिंट है, स्कैनएफ है, वो उसके बिल्ड इन फंक्शन है। सेम जब हम पाइथन के बेसिक्स की तरफ जाते हैं तो हमारे पास कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। अगर आप लोग इसको लाइक जिस तरह पाइथन की बेसिक्स हैं या C++ की बेसिक्स हैं या इवन आप लोग मैथ में देखो तो आप लोगों के पास कुछ रूल्स हमेशा डिफाइन होते हैं। सेम पाइथन के अंदर हमारे पास जो बिल्ड इन फंक्शन है, हमारे पास प्रिंट है और इसके साथ साथ हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन हम जो यूज करते हैं उसमें है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस। देखो जब भी हम पाइथन की बेसिक्स या मैथ की बेसिक्स की बात करते हैं या इवन C++ की बेसिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम A+B, A-B, A मल्टीप्लाई B, A डिवीजन B हम लोग एक शॉर्ट से ना लाइक कोड से स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोगों को पता हो कि हम लोग अगर हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं तो हम लोग इसको जो है एडवांस लेवल पे भी लिख सकते हैं। तो इसलिए बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये जरूरी है कि आप लोग जो है ना इन्हीं के ऊपर अपना सबसे पहला फर्स्ट कोड लिखो कि किस तरह आप पाइथन की बेसिक्स के अंदर रह के अपना जो है पाइथन कोड लिख सकते हो। मीनवाइल अगर मैं इससे पहले बात करूं कि C++ भी है, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट भी है, तो पाइथन हमारे पास क्यों इतना इन है? मैनी क्वेश्चन इसके बारे में है कि हर चीज की अपनी लाइक अगर मैं C++ को देखूं तो C++ को बहुत ज्यादा यूज किया गया प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ पे गेम डेवलपमेंट के अंदर। और इसके साथ जब जावा स्क्रिप्ट आया तो जावा स्क्रिप्ट भी जो है बहुत ज्यादा वेबसाइट्स के लिए यूज हुआ कि उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है ताकि हमारे पास जो है ना अगर कोई भी वहां पे लगाया है उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख दिया। उसके बाद जब हमारे पास पाइथन आई तो विद द टाइम देखो एडवांसमेंट के साथ हमारे पास पाइथन आई ना, पाइथन के अब डिफरेंट वेरिएंट्स भी हैं। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर उसको पाइथन को इंस्टॉल करते हो 13.2 लाइक दैट इस तरह, तो आप देखोगे कि इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। जब हमारे पास C++ आई तो वो गेम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा उसको यूज करना शुरू कर दिया। बच्चों ने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए वो मोस्टली बेस्ड जो है ना वो C++ पे कोड थे। बेशक उसको ऑर्डिनो बेस हम लोग देख रहे थे या जो है ESP32 के साथ उसको देख रहे थे, तो उन्होंने उसको C++ के अंदर कोड कर रहे थे और उसको गेम डेवलपमेंट के लिए एज इट इज यूज कर रहे थे। ठीक है, इवन वो अगर अपनी छोटी सी वेब का फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे थे या इवन एप्लीकेशन के अंदर वो C++ को यूज कर रहे थे। मीनवाइल विद द एडवांसमेंट हम लोगों ने देखा कि जो जावा स्क्रिप्ट है आजकल जो हमारे पास इवन पाकिस्तान के अंदर जितना भी हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं वो जो फोरकास्टिंग कर रहे हैं या मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो गूगल अर्थ इंजन के थ्रू कर रहे हैं। गूगल अर्थ इंजन के थ्रू हम लोग डिफरेंट सैटेलाइट डाटा को जो है ना वो अप्रोच करते हैं और उसके बाद जो है ना वो यूजिंग होता है जावा स्क्रिप्ट कोड के। ठीक है, तो हर जो है C++ को देखो या जावा स्क्रिप्ट को देखो, उसके बाद पाइथन पे आगे कि पाइथन जो है आजकल सिर्फ रिसर्च के अंदर नहीं इम्पोर्टेंट बल्कि हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर भी जो है हमारे पास पाइथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी है। एजुकेशन के अंदर भी होगी, उसके बाद हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर भी होगी, इवन बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी इसको बहुत ज्यादा इन कर दिया गया। स्टॉक मार्केट प्राइसेस के अंदर भी पाइथन को इन कर दिया गया। अब देखो जब हम C++ का कोड लिखते थे उसके अंदर ना कुछ बेसिक लाइब्रेरीज थी, लाइक हम वहां पे लिखते थे कि हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड stdio@, लाइक दैट हमें ना डिफरेंट जो है ना लाइब्रेरीज को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता था और उसके बाद जो है ना हम लोग उसको जो है ना अपने कोड की तरफ आते थे। हम इंट मेन लिख के उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर अपना डिफाइन करते थे कि ये हमारे पास इनपुट है, फिर ये फार्मूला आएगा, फिर रिटर्न फंक्शन होगा। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी सेम इस तरह था कि हमारे पास जो है वर्ड का वहां पे फंक्शन यूज हुआ। लेकिन जब पाइथन की तरफ आए तो पाइथन को के लिए हमें किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ा। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई C++ भी है, जावा स्क्रिप्ट भी है, तो वाई पाइथन, तो आप लोग कह सकते हैं कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज है, इजी टू राइट है और इजी टू अंडरस्टैंड है। विद दिस इसके लिए हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता जब हम पाइथन को लिखते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन का, तो पाइथन के अंदर मैं अगर A = 2, B = 3 लिखूं और देन C = A + B लिख दूं और प्रिंट करवा दूं
सी को, तो मेरे पास जो है ना वो रिजल्ट आ जाएंगे, एडिशन के आ जाएंगे, विदाउट कि मैं अपने वेरिएबल्स को बार बार डिक्लेयर करूं। अब देखो वेरिएबल को डिक्लेयर करना क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप्स आती हैं। एंड डाटा टाइप से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना कमेंट्स ऐड ही क्यों किए जाते हैं। बेसिकली कमेंट्स इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि हमारे पास हमारे पास लाइक एक हम लोग कोड कर रहे हैं तो हमें उस कोड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन उसके साथ अगर हम लोग सिंगल लाइन कमेंट भी ऐड कर देते हैं या डबल लाइन कमेंट ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी और को जो है ना वो कोड की फाइल शेयर करें तो उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो इसलिए हम बेसिक कमेंट ऐड करते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं पाइथन का कोड कर रही हूँ जिसमें मैं प्रिंट हेलो वर्ड करा रही हूँ, बेसिकली तो एक लाइन ही है प्रिंट की, के प्रिंट हेलो वर्ड का, और उसके बाद मेरे पास आउटपुट आ गई। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर जो है कमेंट ऐड कर देना है ताकि कोई भी ऐसा यूजर जिसने पहले कोड को कभी देखा ना हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो वो यूजिंग कमेंट उसको अंडरस्टैंड कर ले। उसके बाद आता है वेरिएबल। बेसिकली वेरिएबल क्या है, लाइक मैं कहूँ कि मेरा नेम इकरा है, मेरी एजुकेशन एमएस इलेक्ट्रॉनिक्स है। देखो हर एक वेरिएबल कोई ना कोई डाटा को स्टोर करता है। लाइक मेरा नेम क्या है इज इक्वल टू इकरा, मेरी एज क्या है, मेरी स्टडी क्या है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन कर रही हैं कि जो है ना बेसिक, तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक वेरिएबल है जो कि मेरे रिलेटेड जो है ना डाटा स्टोर कर रहा है। उसके अंदर पाइथन के अंदर हमें कोई भी डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जानते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है वो डाटा टाइप्स होती है। लाइक हमारे पास इंटीजर की होती है, फ्लोट की होती है, स्ट्रिंग की होती है। अब देखें कि अगर ये जो मैंने एग्जांपल दी हुई है नेम इज इक्वल टू इकरा, अब देखो कि इकरा हमारे पास किसमें है, करेक्टर है, मेरे पास स्ट्रिंग है। अगर तो मैं सी प्लस प्लस के अंदर करती तो मैं नेम इज इक्वल टू 4 इकरा लिखती ना, मैं अपने करेक्टर को करती। और अगर यहाँ पे एज इज इक्वल टू 25 है तो 25 इंटीजर है तो मैं लिखती एज इज इक्वल टू इंट 25। इट्स मीन कि जब मैंने पाइथन के अंदर लिखा तो मुझे वेरिएबल की डाटा टाइप्स को डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, मैंने डायरेक्ट उसको लिखा और पाइथन ने वो उस चीज को अंडरस्टैंड किया। अब हमारे पास डिफरेंट जो है वो डाटा टाइप्स हैं, लाइक स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है और बुलियन है। बेटा यहाँ पे देखो मेन चीज ये है कि हम इन डाटा टाइप्स को अंडरस्टैंड ही क्यों करेंगे। लाइक ये तो सबको पता है कि स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है या बुलियन है। इसके अंदर हमें पता है कि इंटीजर जो है होल नंबर होते हैं, फ्लोट के अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल नंबर होते हैं, और स्ट्रिंग हमारे पास कोई भी टेक्स्ट होता है और पाइथन होती है। तो अगर हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर अगर अपने डाटा टाइप्स को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो एमएल मॉडल्स होते हैं वो अच्छे से वर्क करते हैं न्यूमेरिक डाटा पे। लाइक इंटीजर की फॉर्म पे जो डाटा सेट हो उसके ऊपर अच्छा वर्क करते हैं। लाइक अगर कहीं पे भी कैटेगोरिकल डाटा आ जाता है, लाइक टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आ जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल बेटर प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग नहीं कर पाते। तो जरूरी है हमारे लिए कि जब हम अपना एमएल मॉडल ट्रेन करें तो हम लोग देखें कि जो डाटा सेट है, लाइक डाटा सेट के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के अंदर हमारे पास जो भी स्ट्रिंग टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा है वो ना हो। बिफोर हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करने के हम लोग अपने उस जो है कॉलम को, जो कि हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में है, कैटेगोरिकल कॉलम है, हम लोग उसको न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज कर लें। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन डाटा टाइप्स हैं क्या, और ये हमारे पास एमएल मॉडल के अंदर क्यों जरूरी है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन यही है। हो सकता है इंटरव्यू में समटाइम्स वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे मेन क्वेश्चन वो ये होता है कि क्या मशीन लर्निंग मॉडल विदाउट डाटा सेट ट्रेन हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन हमेशा से यही होता है कि मशीन लर्निंग मॉडल तभी ट्रेन होता है जब उसके पास हमारे पास प्रीवियस हिस्ट्री का डाटा सेट हो, देन हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाटा सेट नहीं है, इट्स मीन कि हम कोई भी एमएल मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन उनका ये आता है कि अगर आपके पास जो है डाटा सेट के अंदर कोई भी इस तरह का कॉलम है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है या कैटेगोरिकल है, तो जब आप उसको एमएल मॉडल के लिए यूज करोगे तो आप क्या करोगे, तो आपने बताना है कि हम लोगों ने उसको कैटेगोरिकल कॉलम को न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है पहले कन्वर्ट करेंगे, हम डाटा की प्री प्रोसेसिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसके दो मेन क्वेश्चन थे। अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम जो है डाटा टाइप्स को चेक किस तरह करेंगे, उसमें हम लोग प्रिंट। अब यहाँ पे एक और चीज
जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पाइथन के लिए एक बहुत बड़ा कोर्स करो कि भाई मैं पाइथन को यूज़ कर रहा हूँ एआई मशीन लर्निंग के लिए। पाइथन का ना एक बेसिक सा सिंटैक्स है। बेसिक से सिंटैक्स के अंदर, जिस तरह मैं कहूँ कि C++ के अंदर मैं 2 से 3 लाइब्रेरीज हैशटैग इंक्लूड की लिखती हूँ, उसके बाद इंट मेन करली ब्रेसेस के अंदर मैं अपना जो भी इनपुट है, फार्मूला है, और रिटर्न 0 करवा के करली ब्रेसेस को बंद कर देती हूँ, और उसके बाद मेरे पास C++ का कोड हो जाता है। सेम पाइथन के अंदर हमारे पास बेसिक सिंटैक्स के अंदर आता है कि अगर हमने कोई भी फंक्शन को प्रिंट करवाना है, या जिस तरह हम लोग पहले देख रहे हैं कि अगर नेम इज इक्वल टू इकरा इन्वर्टेड कॉमास लिखा हो और नीचे मैं लिख दूं कि प्रिंट नेम, तो मेरा नेम प्रिंट होके आ जाएगा। तो बेसिक सिंटैक्स के अंदर ये है कि आपने पाइथन के अंदर जब भी कोई कोड करना है तो उसके लिए अगर प्रिंट का फंक्शन है, लाइक अगर AI/ML मॉडल के अंदर आप लोग जाओगे तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कन्फ्यूजन मैट्रिसेस, इवन डाटा सेट के अंदर कि आपने किस तरह पाथ ऐड करना है, तो उसके अंदर एक बेसिक सिंटैक्स है। उस बेसिक सिंटैक्स के अंदर आपके पास क्या है कि आपने स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज करना है और उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास को यूज कर लेना है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं प्रिंट करवा रही हूँ हेलो वर्ड को, तो मैं प्रिंट लिखूंगी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको रन करवाऊं, तो मेरे पास हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। सेम अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं भी करती, मैं प्रिंट टाइप और जो है ना प्रिंट नेम भी करवा देती हूँ, देन भी मेरे पास वो प्रिंट होके आ जाता है। इट्स मीन कि मेरे पास मेन चीजें क्या है कि मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कॉमास और साथ जो मैंने फंक्शन उससे लेना है। लाइक आगे जाके हम कंडीशंस की बात करेंगे कि इफ एल्स एलिफ की कंडीशन जब लगाएंगे, वो एक थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, लेकिन मेन प्रिंट फंक्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा बड़ी जो है ना लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग सिंपल जो है ना प्रिंट के फंक्शन को स्मॉल ब्रैकेट्स और दरमियान में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अपना वो वर्ड लिख के प्रिंट करवा सकते हैं। बेशक वो अर्थमेटिक ऑपरेशन का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, या डिवीजन हो, या इवन आपने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर जो है ना क्लासिफिकेशन रिपोर्ट या कन्फ्यूजन मैट्रिसेस वगैरह को ऐड करना हो। अब हमारे पास है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग यहाँ पे हमारे पास क्यों जरूरी है कि टाइप कास्टिंग के अंदर अगर हम लोग विदाउट कास्टिंग करते हैं, तो अगर हम सीधा लिख देते हैं कि A इज इक्वल टू इनपुट 5 और B इज इक्वल टू इनपुट इन्वर्टेड कॉमास 3, तो अगर जब हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट 5 3 की आ जाएगी, लाइक वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो कास्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग जो है ना उसकी आउटपुट पे जो है ना वो बेटर रिजल्ट्स ले सके। आगे हमारे पास है पाइथन के अंदर फंक्शन। क्या है फंक्शन? बेसिकली हमारे पास कोई भी इस तरह का रीयूजेबल कोड है जिसे हम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टाइप। अब देखो जिस तरह हम लोग ने C++ की बात की कि C++ के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि हमें पता होता है कि हमारे पास इनपुट्स क्या हैं, इनपुट के बाद हमारे पास क्या फार्मूला होगा और उसके बाद हमने उसको रिटर्न करवा देना है। लाइक हमने अपना एक फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन के डिफरेंट पैरामीटर्स थे जो कि उसके इनपुट पैरामीटर्स थे, उसके बाद हमने उसको रिटर्न करवा दिया। इनपुट पैरामीटर्स के अंदर आप उसका फार्मूला भी ऐड करोगे और उसके बाद रिटर्न कर दिया। तो हमारे पास जो पाइथन के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क को, और हम जो है ना जो भी फंक्शंस होते हैं ना वो उसको रीयूज भी कर सकते हैं। लाइक मैं कहूँ कि नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास इकरा, तो हो सकता है कि ML मॉडल के अंदर कहीं पे भी जो है जब मैंने कॉलम्स नेम को प्रिंट करवाना हो, तो बजाय इसके कि मैं नेम इज इक्वल टू इकरा दोबारा लिखूं, मैं सिर्फ नेम लिख के अपने उस फंक्शन को रिकॉल कर सकती हूँ। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? लिस्ट। अब लिस्ट क्या है? अ लिस्ट इज लाइक ए शॉपिंग बास्केट। इट्स मीन कि हम ना इन सारी चीजों को एक सिंपल वे में देखते हैं कि ये यूज कहाँ पे हो रही है। अब देखो कि लिस्ट, टुपल या सेट, आप लोगों ने जो है ना मैथ के अंदर पढ़ा होगा कि सेट एक वेल डिफाइंड जो है ना ऑब्जेक्ट मतलब कलेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स है, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ एक टाइप के एलिमेंट्स, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होती, तो उसको करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के अंदर जहाँ पे हम बहुत सी चीज़ों को ऐड कर सकें, रिमूव कर सकें, और मतलब हमारा जो दिल चाहे हम उस लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। लाइक दैट यहाँ पे जो है ना लिस्ट के लिए जो सिंटैक्स यूज होता है वो हमारे पास लार्ज ब्रैकेट्स यूज होती है। मीनवाइल यहाँ पे आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि आपके पास लिस्ट, टुपल और सेट का कंसेप्ट आता कहाँ पे है? जब भी आप अपना कोई भी डाटा सेट लेते हो, लाइक अगर तो आपके पास कैगल का कोई लिंक है, वहां से आपने अपनी पूरी जो है ना CSV फाइल डाउनलोड की है। अगर आप अपने कोड के अंदर कोई भी लिस्ट ऐड करवाना चाहते हो, लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास जो CSV फाइल है उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स है, अगर वो मैं नंबर ऑफ कॉलम्स उसमें से
कोई भी लिस्ट की फॉर्म में ऐड करना चाहूँ और उसके अंदर डुप्लीकेशन भी हो तो वो मैं लिस्ट में ऐड करूंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो भी एलिमेंट है या जो भी कॉलम नेम है वो सिर्फ एक दफा आए, बार बार रिपीट ना हो, तो बार बार रिपीट ना हो और मैं उसको चेंज नहीं करूंगी, तो उसके लिए मैं टुपल को यूज करूंगी। और टुपल्स के लिए हम जो है स्मॉल ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो सिंपल वे में यहाँ पे लिस्ट, टुपल और सेट, अगर हम लोग कहेंगे कि हम लोग ज्यादा मोस्टली यूज करते हैं लिस्ट को और उसके बाद टुपल को। मीनवाइल यहाँ पे जो है इसका मेन कंसर्न होता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल डाटा सेट लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा सेट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना, कभी एक ही डाटा सेट के डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा होते हैं, अक्सर डुप्लीकेशन भी आ जाती है, तो वहां पे लिस्ट और टुपल का कंसेप्ट ज्यादा यूज होता है। आगे हमारे पास इंडेक्स है। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास लूप, टुपल या लिस्ट हो, उसके अंदर आपने किसी भी एलिमेंट को जो है ना टारगेट करना हो या असेस करना हो, उसके लिए आप इंडेक्स को यूज करते हैं। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। लाइक मेरे पास एक शॉपिंग लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट के अंदर मैंने बनाना को जो है ना वो असेस करना हो, जब मैंने बनाना को असेस करना है तो मैंने इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है। मैं जब उसको इंडेक्स 0 से करूंगी तो इंडेक्स 0 पे मेरे पास एप्पल है, इंडेक्स 1 पे बनाना है। लाइक मैंने बनाना को इंडेक्स किसके ऊपर जो है ना उसको सिलेक्ट किया, इंडेक्स 1 पे। ओके उसके बाद हमारे पास है मेथड है। मेथड हमारे पास डिफरेंट वेरियस ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमारे पास मेथड्स बिल्ड इन फंक्शन है। लाइक लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सेट हो गया, और जो हमारे पास मेथड्स होते हैं हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जिस तरह हमारे पास C++ के अंदर डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस थे, लाइक प्रिंट था, स्कैन का था, तो सेम हमारे पास जो है पाइथन के अंदर हमारे पास कौन सी लाइब्रेरीज हैं जिनके अंदर सारी फंक्शनैलिटी है। अगर हम वो एक सिंपल सी लाइब्रेरी को यूज कर लेते हैं तो हमारे पास अगर न्यूमेरिकल डाटा है या अगर हमने विजुअलाइजेशन करवानी है, हमने सेपरेटिंग करवानी है, प्री प्रोसेसिंग करवानी है, तो हम लोग किस तरह कर सकते हैं। अगर हमने अपने डाटा को रीड करना है, रिव्यू करना है, मेनली जो है ना वो यही एक क्वेश्चन आता है इसका रिलेटेड इंटरव्यू में भी, और ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई आप लोग जो है डाटा सेट को व्यू करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी को यूज करते हो। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी की लाइब्रेरी, अगर आपने डाटा सेट आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, मतलब जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको डील करने के लिए। और अगर आपने जो है कोई भी विजुअलाइजेशन करनी है, कोई जो है प्लॉटिंग करनी है, तो उसमें आप क्या यूज करोगे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी। और उसके बाद इसके साथ हम सीबोर्न एज एसएनएस को भी यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक लाइब्रेरीज हैं जिनको आपने हमेशा माइंड में रखना है कि ये बहुत जरूरी है जब भी हम कोई एआई, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग या इवन जेन एआई की तरफ जाएं, जब भी हम विजुअलाइजेशन सेट व्यू की तरफ जाएंगे, हम लोग मोस्टली जो है इनको यूज करेंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं डिक्शनरी क्या है। बेटा अगर हम डिक्शनरी की बेसिक बात करें ना तो जिस तरह हमारे पास सिंपल मैनुअली डिक्शनरी होता है, तो डिक्शनरी के अंदर आपके पास अगर आप ओपन करो तो डिफरेंट आपके पास वैल्यू पेयर्स होते हैं और उसके अंदर डिफरेंट मीनिंग्स आते हैं। लाइक एक डिक्शनरी क्या, एक पूरी बुक होती है। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर डिक्शनरी दो चीजों को रिप्रेजेंट कर, एक की और उसकी क्या है, वैल्यू पेयर। और हमारे पास जो की और वैल्यू है ना, ये दो चीजें हैं। की माइनिंग, की का मतलब यहाँ पे क्या है कि की एक कोई भी एक यूनिक वैल्यू, कोई भी एक यूनिक नंबर, कोई भी एक यूनिक स्ट्रिंग, और वो मैप करे एक कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है कलेक्शन ऑफ वैल्यू पेयर है। अब यहाँ पे अगर डिक्शनरी की जितनी भी हमारे पास कोडिंग है वो मोस्टली यूज होती है कि अगर हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर कोई स्टूडेंट, टीचर आप लोगों को कहे कि बेटा आप लोग एक डाटा सेट लो कैगल से, और उसके बाद आप लोगों ने कोई भी ऐसा एमएल मॉडल ट्रेन करना है जिसके ऊपर जैसे ही मैं स्टूडेंट ग्रेड्स जो है ना दूं, और उसके साथ जो है ना आपको नेम भी दिया गया हो और साथ उनके मार्क्स भी दिए गए हों, तो आपने एक एआई एमएल मॉडल जो है ना अप्लाई करना है। तो डिक्शनरी हमेशा इनक्लोज होती है इन करली ब्रेसेस पे। मीनवाइल ये जो डिक्शनरीज हैं मोस्टली वहां पे यूज होती हैं जब कोई भी एक नेम हो या कोई भी हो उसके साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है ना वो क्रॉसपॉन्ड करे। लाइक मैं यहाँ पे ये भी कह सकती कि अलाइस जो है वो पास है, बॉब जो है वो फेल है, या चार्ली जो है वो एवरेज है। तो कोई भी इस तरह का कलेक्शन जिसमें की वैल्यू पेयर्स हों उसको हम डिक्शनरी कहते हैं, जिसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास आ गया कंडीशन।
बेसिकली एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर कंडीशन कहाँ पे इम्पोर्टेंट है? अगर कंडीशन, अगर हम कॉमन सेंस में बात करें, कंडीशन क्या होती है? ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है कि अगर ये हो गया, आप लोग जो है ना फ्लो चार्ट बनाते हो जिसमें आप कहते हो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लाइक मैं कहूँ कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है 90 हैं तो वो पास हैं, अगर उसके मार्क्स लेस देन 50 हैं तो वो क्या है, आपके पास फेल है। तो ये आपने एक कंडीशन रख दी। इवन हमारे पास डेली लाइफ के अंदर भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं। इवन आपको कोई क्विज दे देता है या असाइनमेंट दे देता है या टीचर पेपर के मार्क्स अपलोड करता है बेस्ड ऑन दी सीजीपीए सिस्टम। आप लोगों की ये क्या है, कंडीशन वेरिंग हो रही है जिसकी बेस के ऊपर डिसीजन आपके लिए जाते हैं। अब देखो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर आप लोग देखोगे कि जब आपके पास अनसुपरवाइज्ड जो है डाटा सेट होता है, अनसुपरवाइज का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे हमारे पास डाटा सेट के अंदर इनपुट फीचर्स हों लेकिन उसका कोई भी टारगेट लेवल ना हो। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं कि आज मेरे पास जो है टेम्परेचर जो है वो 50% है और नहीं, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45% है और उसके बाद ह्यूमिडिटी कोई 60 रेंज कर रही है। उसकी बेस के ऊपर मैं बताऊं कि आज का जो डे है वो कैसा रहेगा। लाइक अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर लेस देन 45 हो तो मेरे पास आज का जो फुल डे है वो लाइक नॉर्मल है, और अगर जो है टेम्परेचर ग्रेटर देन 45 हो जाए तो मेरे पास जो है ना आज का पूरा डे हॉट होगा। लाइक ये मैंने क्या किया कि ये बेसिकली एक कंडीशन थी जो मैंने रख दी। अब देखो कि हमारे पास जो डाटा सेट होगा, जब मैं आपको डाटा सेट करवाऊंगी उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप्स करवाऊंगी तो वहां पे जाके आपको समझ आ जाएगा कि जब हमारे पास डाटा सेट अनसुपरवाइज्ड हो, लाइक उसके अंदर सिर्फ इनपुट फीचर्स हो, उसके ऊपर कोई भी टारगेट लेवल ना हो, देन हमारे पास वहाँ पे कंडीशन का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दूं कि लाइक अगर बॉडी मैस इंडेक्स है, मुझे हाइट और वेट गिवन है, दो कॉलम्स, नेम गिवन है उस बंदे का, उसके बाद जेंडर, उसके बाद हाइट और वेट गिवन है, लेकिन मुझे एक न्यू कॉलम चाहिए बॉडी मैस इंडेक्स का। तो वहां पे मैं कंडीशन लगा सकती हूँ कि अगर BMI इज इक्वल टू जो है ना हमारे पास जितना जो है ना बॉडी मैस है या हमारे पास वेट है वहां पे, तो मैं क्या करूंगी कि मैं वहां पे एक कंडीशन लगा दूंगी कि अगर मेरे पास वेट और हाइट इतनी है, या मैं वहां पे उसका फार्मूला लगा के वहां पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास बॉडी मैस इंडेक्स, अगर हाइट और वेट यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो मेरे पास बॉडी मैस इंडेक्स इतना होगा, और जो है ना बॉडी मैस इंडेक्स लो है, एवरेज है या मेरे पास मीडियम है। इट्स मीन की कंडीशन जो है हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर तब यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा सेट के अंदर हमारे पास टारगेट लेवल ना हो। तो जो हम कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन इस तरह नहीं लगाएंगे कि लाइक हमने चैट जीपीटी को कोड दिया कि चैट जीपीटी मेरे पास जो है ना वो हेल्थ केयर का डाटा सेट है, मुझे जो है ना कोई भी BMI का फार्मूला दो या कोई भी कंडीशन लगा दो, मैं जो है ना अपने अनसुपरवाइज डाटा को सुपरवाइज बना लूं। जब भी कोई भी कंडीशन लगानी है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रिसर्च पर्पस या FYP के अंदर, तो आपकी फील्ड के रिलेटेड, लाइक मैं कहूँ कि अगर मैं काम कर रही हूँ इंटरनेशनल ग्रिड्स के ऊपर या पावर स्टेशन के ऊपर, तो वापडा और हमारे पास जो है मैपको, उनकी तरफ से एक पूरा क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है ना 60 से इंक्रीज होती है या इवन वोल्टेज होती है तो आपके पास वहां पे कोई ना कोई जो है ब्रेक डाउन होगा, कोई ना कोई फॉल्ट आएगा। तो सेम जो है मैंने जब कोई कंडीशन लगानी है एआई मशीन लर्निंग के अंदर, तो वो मैं एक स्पेसिफाइड, एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया उसका रखूंगी, ना कि मैं ये करूंगी कि मैं कॉमन कहीं से भी विकिपीडिया से उठा लिया। बल्कि मैं क्या करूंगी कि अगर एग्रीकल्चर से चाहिए तो मैं वहां पे हमारे पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, मैं उनका डाटा सेट लूंगी। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी से हूँ या IT रिलेटेड हूँ तो मैं देखूंगी कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर जो कि अथेंटिक हैं, जिनको मैं एट द एंड ऑफ दिस इस पेपर के अंदर जहाँ पे मैं कंडीशन लगा रही हूँ वहां पे मैं उसको साइड करूंगी। बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई भी कंडीशन कहीं पे लगाते हो उसका ऑफिशियल क्राइटेरिया मीट करना लाजमी है। ये नहीं है कि आपने अंधाधुंध उसको उठा के लगा देना। तो जरूरी है कि जब भी कोई कंडीशन लगानी है, तो अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड है तो आप WHO का देख सकते हो। तो हमारे पास बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया आप लोगों को गिवन है इस पूरी दुनिया के अंदर। तो आप लोगों ने देखना है कि जब भी कोई भी डाटा सेट को आपने अनसुपरवाइज से सुपरवाइज्ड बनाना है तो आप लोगों ने उसके अंदर जो है जो पूरी कंडीशन लगानी है वो हमेशा इस तरह की हो जो कि इंटरनेशनल भी हो, और उसको आप साइट भी कर सको कि आया कि मैंने इस डिपार्टमेंट से ये क्राइटेरिया लिया है और वहां पे वो फॉलो हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लूप क्या है। लूप हमारे पास बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करता है मल्टीपल टाइम्स। हमारे पास जो है ना लूप के अंदर जो है ना फार लूप आता है, वाइल लूप होता है। लाइक अगर हम इफ एंड जो है ना हम कंडीशंस के अंदर भी समटाइम्स लूप्स को लगा देते हैं जब हमारे पास नेस्टेड कंडीशंस होती हैं या नेस्टेड लूप्स होती हैं। तो लूप जो है बेसिकली आइटरेट करता रहता है ओवर ए सीक्वेंस में, और जो लूप वाइल लूप है वो एग्जीक्यूशन अपनी कंटिन्यू रखता है जब तक हमारे पास स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू ना हो। मीनवाइल एआई मशीन लर्निंग के अंदर आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कंडीशंस के ऊपर रहता है। लूप थोड़ा बाद का प्रोसीजर है, तो आपकी मेन कंडीशन होनी चाहिए कि आपने कंडीशन लगानी है। लाइक अगर आपके पास सिर्फ दो ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक ट्रू और फॉल्स की, तो आप इफ यूज, लाइक इफ को आप कंसीडर कर लो ट्रू और एल्स को फॉल्स कर लो। लेकिन अगर आप दरमियान में भी कोई रखते हो लाइक एल इफ की कंडीशन, तो आप वहां पे 3 कंडीशंस को रखोगे। तो इस तरह आपके पास डिफरेंट नेस्टेड कंडीशंस होती हैं। तो आपने देखना है कि अगर बॉडी मास इंडेक्स अगर WHO की तरफ से उसके ऊपर 2 से 3 कंडीशंस हैं कि अगर BMI 50 से इंक्रीज करता है तो आपके पास जो है ना हाई BMI है और आपके पास रिस्क ओबेसिटी का ज्यादा है। उसके बाद एल इफ पे आके वो मॉडरेट रिस्क है, और एल्स के ऊपर आके वो फॉल्स रिस्क है। तो आप लोगों ने देखना है कि आप जो कंडीशंस लगा रहे हो, लाइक आपके पास वो जो टेबल है, जो क्राइटेरिया है, वो किसके ऊपर बेस कर रहा है, उसके अंदर 2 कंडीशंस हैं या आपके पास 3 कंडीशंस हैं, उसकी बेस पे इफ एल्स, इफ एल इफ एल्स या नेस्टेड आपके पास उसके अंदर कंडीशंस लगेंगी, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आगे हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटा अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें ना, तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन वर्क करता है, लाइक मुझे आज की, लाइक मैं कहूँ कि मेरी एक असाइनमेंट है कि मैंने आज लेक्चर डिलीवर करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो मैं अकॉर्डिंग टू दिस अपनी स्लाइड्स बनाऊंगी, अपने माइंड को उसके लिहाज से जो है ना वो ट्रेन करूंगी कि भाई मैंने आज उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, उसके लिए अगर मुझे कुछ नोट्स चाहिए तो वो मैं करूंगी। लाइक दैट जिस तरह हमारे पास एक ह्यूमन एक्ट करता है, उसी तरह लाइक कंप्यूटर एक्ट करे, उसको हम एआई कहते हैं। एआई बेसिकली जो है यूज हो रहा है डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम में। अब देखो कि आप लोग जो है ना एआई की बहुत सी एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हो। लाइक अगर आप इन केस लैपटॉप पे बैठे हुए हो और आप जो है ना Ctrl+C Ctrl+V करते हो, तो जो चीज आप लोग मैनुअली पहले, जब आपके पास एआई नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, तो आप लोग क्या करते थे, वो चीजें राइट अप करते थे। तो जैसे ही आपके पास एडवांसमेंट एआई के अंदर आई, और इवन आप लोगों ने Ctrl+C Ctrl+V से बहुत से ऐसे काम जो आप पहले घंटों लगा के करोगे, आप लोगों ने क्या किया, उसको इतना ईजी कर लिया कि आपने विद इन मिनट्स उस चीज को रिकवर कर लिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक कंप्यूटर वर्क करता है और एक्ट करता है लाइक ह्यूमंस। बट यहाँ पे जो है ना कुछ चीजें इस तरह की हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो ह्यूमन की तरह ही काम करता है। लाइक हम ये नहीं कह सकते कि एक वक्त आएगा तो एआई बिहेव ही इंसानों की तरह करेगा। वो हमेशा जो एआई है वो हमारे पास मशीन है, और ह्यूमंस क्या है, उनकी अपनी एक कैपेबिलिटी है। अल्लाह ताला ने उनको अशरफुल मखलूकात बनाया। तो यहाँ पे ना एक कंसेप्ट आता है इस्लामिक एथिक्स का भी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर्स करेंगे कि उसके ऊपर भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि इवन आप लोग क्या करते हो कि आप लोग चैट जीपीटी से एक असाइनमेंट बनाते हो, लाइक उसको प्रॉम्प्ट देते हो और कॉपी पेस्ट कर देते हो। इवन आप लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो वाकई में जो डाटा आप उससे ले रहे हो वो साइट किया हुआ है, वो रेफरेंस डाटा है, या ऐसे ही चैट जीपीटी ने अपने ह्यूज डाटा सेट के ऊपर जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है। लाइक आप चैट जीपीटी को देखो तो वो लार्ज डाटा सेट के ऊपर ट्रेन हुआ है, उसके अंदर इंतहा का डाटा सेट है जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है। जैसे ही आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, बेशक वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो या इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, वो आपको उसके ऊपर आंसर कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको बिना तहकीकी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो एआई है। इवन आप लोगों ने समटाइम्स देखा होगा कि आप लोगों को हमेशा ये आपके टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं कि बेटा अगर कहीं से भी डाटा सेट उठाओ तो उसको साइट करो, ताकि आपको पता हो कि ये जो डाटा है वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। तो हमारे पास जो भी मशीन्स हैं या कंप्यूटर्स भी हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल बहुत सी मूवीज आ रही हैं जिसमें रोबोट्स, एआई के अंदर रोबोटिक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इन हो चुके हैं। रोबोट्स के अंदर आजकल आप लोगों ने डिफरेंट
रील्स के अंदर मैं समटाइम्स रील्स देखती होती हूँ, तो उन्होंने इस तरह के रोबोट्स बना लिए हैं कि इवन अगर किसी ने बालों की कटिंग करवानी है, जस्ट अपना माउथ उस मशीन के अंदर रखना है, रोबोट के अंदर रखना है, तो ऊपर सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने बालों की कटिंग किस तरह करवानी है, मैंने बालों को डाई करवाना है, तो सेम जैसे ही मशीन के अंदर उसने अपने बाल रखे, अकॉर्डिंग टू दिस उसका हेयर स्टाइल बन गया, या वो बाल अकॉर्डिंग टू दिस सेट हो गए। इवन मेकअप को भी उन्होंने उस तरह करना शुरू कर दिया। इवन अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें, तो हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर जो है, अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर देखें, या तो उन्होंने ह्यूमन लेबर को, मशीन रोबोटिक्स को लेके आए, जो रोबोट वहां से प्रोडक्ट को जो है पिक करते हैं और उसी को वहां पे पैकेजिंग भी कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो एआई है या जो मशीनरी है वो ह्यूमन से ज्यादा जो है अच्छा वर्क कर सकती है, या इन केस इन दी कमिंग ईयर्स हमारे पास एआई हमारी रिप्लेसमेंट कर लेगा। ह्यूमंस की कभी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी चीज़ों को ईजी कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में ईजी कर सकता है। जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं, सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने एडवांटेज हैं और इसके डिसएडवांटेज हैं। मीनवाइल इसको प्रोसीड करने से पहले अभी रिसेंटली एक आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टूडेंट ने चैट जीपीटी को यूज करके उसने अपनी जो है ना, उसकी डेथ होगी, उसका सुसाइड केस था, तो सारी दुनिया में ये चीज होगी कि उसने जो भी अपनी सुसाइड किया यूजिंग चैट जीपीटी किया। बट नो वंस केयर कि इस्लाम में भी ये चीज है कि जो तुम करते हो या जो तुम देखते हो या जो तुम सुनते हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तो देखो, उस इंसान ने, वो स्टूडेंट था, वो उसको अच्छे बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकता था ना। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि हमने कोई भी एआई टूल है उसको किस तरह यूज करना है। अब देखो कि एआई टूल्स के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे चीजें लिखी कि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम आ रही है, आपकी जो है ना फेक वीडियोस बन रही हैं, फेक इमेजेस क्रिएट हुई जा रही हैं, आप चैट जीपीटी से इंतहा का डाटा सेट ले रहे हो, इवन बहुत से कैप्शंस लेते हो, उसके बाद आप लोगों के पास बहुत मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इवन बाइसिंग भी होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी और एज अ समझना जरूरी ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद के फायदे के लिए यूज करें, अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के अकॉर्डिंग टू इस्लामिक एथिक्स, ताकि हमें कहीं पे भी मसला ना हो। इवन पाकिस्तान के अंदर आजकल जो है एनआरपीयू के ये नेशनल रिसर्च यूनिट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर वो मिलियंस की जो है ना वो फंडिंग दे रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल दी वर्ल्ड। अब देखो कि उसमें यूनेस्को है हमारे पास, वो भी यूनेस्को की भी रिकमेंडेशन है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि आप लोगों ने इसको किस तरह यूज करना है। उन्होंने बेसिकली मैट्रिसेस भी दी हुई हैं कि अगर कोई रिसर्च करता है तो वो जो है फेयर मैट्रिक्स को यूज करें, ताकि आपके पास कोई भी एआई मॉडल्स है वो अच्छे रिजल्ट्स दे, वो फेयर रिजल्ट्स दे, वो कहीं पे भी मिस इन्फॉर्मेशन या किसी भी एक क्लास को जो है ना वो ज्यादा अप्रोच ना करे। तो ये बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि एज हमें अभी भी जाननी चाहिए, ताकि इवन इन केस बहुत से इंटरव्यूज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इवन अब लोग हमारे कंट्री में जिस तरह यूनेस्को रिकमेंडेशन थी पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक एथिक्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत से प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है, इनके ऊपर ये रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा इन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है एक और चीज जैसे मैंने पहले डिस्कस की कि कोई भी एआई मॉडल हो वो बगैर डाटा सेट के कभी भी ट्रेन नहीं होता, उसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग के लिए डाटा सेट मोस्टली रिक्वायर होता है। अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर चैट जीपीटी है या चैट बोट्स थे, अब एआई एजेंट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। एआई एजेंट्स जो है ना वो सिंपल एक एक स्पेसिफाइड टास्क के लिए हम लोग बना रहे हैं। इस तरह हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी हैं रोबोटिक्स के अंदर, जहाँ पे जो है कार्स के अंदर वो पूरा मैकेनिज्म एआई का हुआ पड़ा है। सिर्फ जो है ना हम कार के अंदर कोई भी ऐसा रिमोट होता है हम उसको यूज करके, इवन होम ऑटोमेशन के अंदर देखो तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास एआई के थ्रू हम लोग अपने पूरे सिस्टम को किस तरह इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब एआई की सबसे जो है बिगेस्ट एग्जांपल है कि जब आप यूट्यूब पे साइन इन करते हो, अगर आप उसको अपनी एज वगैरह का भी बताओ, तो अगर आप लोग 4 से 5 दिन या इवन एक दिन सेम वीडियोस देखते हो, नेक्स्ट टाइम आपको रिकमेंडेशन सेम आना स्टार्ट हो जाती है। इट्स मीन कि यूट्यूब आपकी प्रीवियस हिस्ट्री से लर्न करता है, प्रीवियस हिस्ट्री से लर्न करके आपको रिकमेंडेशन देता है। सेम जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर चैट जीपीटी या हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि अगर आप चैट जीपीटी से भी कोड उठाओ तो आपका प्रॉम्प्ट इस तरह का होना चाहिए कि आप जो भी डाटा लो वो बड़ा साइटेड हो, रेफरेंस डाटा सेट हो, ये ना हो कि अंधाधुंध उठाया गया हो और आप लोगों को दिया गया हो। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग इन सारी चीजों को बैलेंस करो एज ए स्टूडेंट भी
और एज अ रिसर्चर भी, और इवन आप लोग दूसरों को इस चीज़ में गाइड भी कर सकते हो। इवन इसके ऊपर बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट रिसर्चर्स और डिफरेंट साइंटिस्ट पूरी दुनिया से आके बात करते हैं कि अगर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चीज़ों के अंदर इजीनेस ला रहा है तो वो कहाँ पे उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को ना विद द टाइम देखना है। आगे हमारे पास है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है हमारे पास सबसेट ऑफ एआई है जो कि लर्न डाटा करता है, ठीक है। अब मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग अगर बात करें एमएल मॉडल की, तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास जो है ना एक छोटा सा बच्चा है, लाइक मैं उसको ABCD सिखाना चाह रही हूँ। तो अगर मैं उसको 5 से 10 दिन के अंदर ABCDEFG तक सिखा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं उसको एक न्यू वर्ड देती हूँ एप्पल, APPLE, और मैं उसको कहती हूँ कि मैंने तुम्हें A to Z जो है ना ये चीज सिखाई है, और अब मैंने एक न्यू वर्ड तुम्हें दिया एप्पल, इसको जो है ना तुम प्रोनाउंस करके दिखाओ कि तुम्हें ये पढ़ना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बेस्ड ऑन दी मैंने उसको जो ट्रेनिंग दी है, देन मैं उसकी टेस्टिंग करूंगी, मैं उसके ऊपर प्रिडिक्शंस देखूंगी कि मैंने जिस बच्चे को ट्रेन किया है A to Z, वो बेस्ड ऑन दी न्यू वर्ड क्या उसकी प्रिडिक्शन उसके पास ऊपर सही कर रहा है, उसके ऊपर डिसीजन सही ले रहा है या नहीं ले रहा। तो अगर तो वो बच्चा कह देता है कि एप्पल है या एप्पल है या जो है एप्पल कह देता है या एप्पली कह देता है, तो उसकी बेस के ऊपर जो मैंने उसको ट्रेनिंग करवाई, देन मैंने उसको टेस्ट किया एक वर्ड के ऊपर, मैं देखूंगी कि मेरी जो प्रिडिक्शंस हैं या डिसीजंस हैं क्या वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। सेम जो हमारे पास एमएल मॉडल होता है उसके लिए हमें एक डाटा सेट रिक्वायर होता है। डाटा सेट, विदाउट डाटा सेट के हम कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते। अब देखो कि हमारे पास क्या आया, कि हमारे पास एक डाटा सेट आया, ओके। डाटा सेट को के में से हम लोगों ने कुछ डाटा सेट जो है ना ट्रेनिंग के लिए रख लेना है, कुछ डाटा सेट टेस्टिंग के लिए रख लेना है, ताकि हम लोग प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग कर सकें कि आया कि हमने जो एमएल मॉडल यूज किया है वो कि बेटर फोरकास्टिंग कर रहा है, उसने बेटर लर्न किया है या नहीं किया। अब मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर आगे चल के हम लोग ये चीज भी देखेंगे। इवन यहाँ पे सिर्फ ये है कि आपने याद रखना है कि मशीन लर्निंग जो है वो सबसेट ऑफ एआई है, जहाँ पे सिस्टम हमेशा लर्न करता है डाटा के थ्रू, कि जिस डाटा के ऊपर हम उसको ट्रेनिंग करवाते हैं देन हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग टेस्टिंग है इसके अंदर डिफरेंट फेसेस है। आगे हमारे पास डीप लर्निंग है। अब देखो कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर मेन जो डिफरेंस है वो इस चीज का है कि मशीन लर्निंग जो है ना वो स्मॉलर डाटा सेट के लिए बेटर रिजल्ट्स देता है, बेटर फोरकास्टिंग करता है। और डीप लर्निंग जो है ना अगर हमारे पास लार्ज डाटा सेट है तो उसके लिए जो है ना बेटर रिजल्ट्स देता है। तो मेन डिफरेंस ये एक स्मॉल सा है जिसको जो है मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। अब देखो जब हम डीप लर्निंग का कहते हैं तो डीप लर्निंग हमारे पास क्या है कि यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर डिफरेंट इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है और आउटपुट लेयर है, जिसकी बेस के ऊपर मैं प्रिडिक्शंस करती हूँ या मैं जिसकी बेस के ऊपर सोचती हूँ। तो जिस तरह हमारे पास ह्यूमन ब्रेन के अंदर पूरा आर्किटेक्चर है, सेम डीप लर्निंग मॉडल्स की जब बात आती है CNN की, LSTM की या ट्रांसफॉर्मर की, तो इन सब के अंदर क्या है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ इनपुट लेयर होगी। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास जो दिमाग है, सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने जो है डीप लर्निंग को मैंने सीखना है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक इनपुट दी, व्हाट इज डीप लर्निंग, कि डीप लर्निंग है क्या। देन मेरे जो दिमाग के अंदर एक कैपेबिलिटी थी, एक कैपेसिटी थी, उसकी इनपुट लेयर्स थी, इनपुट हिडन लेयर्स के अंदर वो सारी जो भी मैंने डीप लर्निंग को पढ़ना था या सीखना था उसके अंदर इनपुट हिडन लेयर्स के अंदर वो सारी प्री प्रोसेसिंग हुई, उसने वो चीजें सीखी, उसने एक टाइम लिया, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट ग्रेडियंट था, लॉस एरर था, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट उसके अंदर सिग्मोइड फंक्शन थे, एक्टिवेशन फंक्शन थे, उसके बाद उसने उसकी बेस के ऊपर आउटपुट दी। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैंने डीप लर्निंग सीखनी है तो मैंने 1 मंथ का पूरा स्केड्यूल बनाया कि डीप लर्निंग, जैसे आप लोगों की ये इंटर्नशिप चल रही है, तो पहले मेरे पास क्या थी, इनपुट क्या थी कि मैंने इंटर्नशिप के अंदर डीप लर्निंग सीखनी है। फिर मेरे पास इनपुट हिडन लेयर्स थी कि मेरे माइंड की कैपेसिटी कितनी थी, माइंड की हिडन लेयर्स कितनी है, जिसकी बेस के ऊपर आउटपुट आफ्टर फर्स्ट 1 मंथ के मैं डीप लर्निंग सीखूंगी या नहीं सीखूंगी। तो डीप लर्निंग के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूरल्स होती हैं, लाइक इनपुट लेयर्स, हिडन लेयर्स और उसके बाद आउटपुट लेयर जो कि फाइनल लेयर होती है। उसके बाद हमारे पास इसकी डिफरेंट
एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम डीप लर्निंग को यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास फेस आईडी ऑन योर फोन, ये भी लार्ज डाटा सेट के ऊपर ट्रेन है। उसके बाद गूगल ट्रांसलेटर को आप लोग देख लो, या इवन गूगल असिस्टेंट को देख लो कि आजकल अगर कोई मतलब इंग्लिश नहीं लिख सकता तो वो सिंपल जो है ना गूगल असिस्टेंट के ऊपर जाके अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। वो वॉइस अगर पंजाबी में भी हो तो गूगल उसकी बेस के ऊपर रिकमेंडेशन देना स्टार्ट हो जाता है। लाइक आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, अगर उनको गूगल के ऊपर टाइप नहीं करना आता, वो सिंपल माइक को ऑन करके तो उसमें बताते हैं कि हमने ये कार्टून्स देखने हैं, तो उसकी बेस के ऊपर रिकमेंडेशन आ जाते हैं। इट्स मीन वहां पे भी हमारे पास एआई मॉडल इंप्लीमेंट हुआ है जो कि लार्ज डाटा सेट के ऊपर ट्रेन है। बेशक पश्तो है, बेशक पठानी हो, या कोई भी लैंग्वेज हो, वो उसके ऊपर प्रिडिक्शन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास मशीन लर्निंग की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। मशीन लर्निंग के हमारे पास जो टाइप आती है वो है सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है और रीइंफोर्समेंट है। अब देखो कि अगर कोई आपसे पूछ ले, इसमें बड़े सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोगों ने इसको अपने कॉन्सेप्ट के लिए फिलहाल करना है, ना कि एज इट इज इसको रट्टा लगाना है कि ये चीज इस चीज को प्रेजेंट करिए। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इनपुट डाटा होगा तो उसकी टारगेट क्लास भी आपको गिवन होगी। लाइक अगर हम लोग इस पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना कुछ स्केयर थी और कुछ हमारे पास ट्राइंगल थी और कुछ हेक्सागोन थी। लाइक हमारे पास ये शेप्स मौजूद थी, सिर्फ अभी मैं उसको लेबल नहीं किया हुआ, सिर्फ मेरे पास ये शेप्स मौजूद है। लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास ये इनपुट है, ठीक है। अब इस इनपुट की बेस के ऊपर इसको लेबल भी कर दिया गया कि ये हमारे पास ट्राइंगल है, स्केयर है या हेक्सागोन है। इट्स मीन कि मेरे पास यहाँ पे इनपुट भी अवेलेबल है और इनपुट फीचर्स को लेबल भी कर दिया गया कि अगर मेरे पास स्केयर है तो स्केयर की जो है हमारे पास जो है साइडेड और उसकी विथ किस तरह की होगी, ट्रायंगल की शेप किस तरह की है, हेक्सागोन की किस तरह है। ये नहीं किया गया कि हमारे पास सिर्फ लेबल डाटा दिया गया हो और लेबल डाटा के ऊपर जो लेबल्स हैं वो ना गिवन हो। लाइक आपके पास सिर्फ इनपुट हो और आउटपुट ना हो। लेकिन सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आपके पास क्या होता है, इनपुट भी गिवन होती है और उसके टारगेट लेबल भी आप लोगों को प्रोवाइड होते हैं। देन आप एमएल मॉडल की ट्रेनिंग की तरफ आते हो और उसके बाद उसको टेस्ट करते हो। ये बाद का इतना प्रोसीजर है। मीनवाइल सुपरवाइज्ड लर्निंग आप लोगों ने सीखनी है। जब मैं अभी डाटा सेट की बात करूंगी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह देखेंगे कि हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग है। मीनवाइल दोबारा से ये चीज कह रही हूँ कि अगर मैं आप लोगों को एक बास्केट दूं, एक बास्केट के अंदर बनाना हो, ग्रेप्स हो और डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हों, तो सिर्फ मैं ये ना कहूँ कि ये लो जो है ना, आप मैं आपको बास्केट दे रही हूँ, इस बास्केट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सेट है, लेकिन मैं उसको लेबल करके ना दूं कि ये बनाना है, ये ग्रेप्स है। तो अगर सिर्फ सिंपल एक बास्केट दे रही हूँ फ्रूट्स की, इट्स मीन वो अनसुपरवाइज्ड है, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं और हो सकता है डुप्लीकेशन भी अवेलेबल हो। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह की बास्केट देती हूँ जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, लेकिन उसके अंदर लेबल भी किया हुआ है कि ये फ्रूट ये वाला है, तो इट्स मीन वो सुपरवाइज्ड है। हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल जो है ना उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, यहाँ पे हमें कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ जाएंगे तो जिस तरह मैंने बास्केट की बात की, इस तरह ये हमें शेप्स दी गई हैं, लेकिन इस शेप्स को किसी भी चीज से लेबल नहीं किया गया कि ये शेप हमारे पास जो है सर्कल की है, ट्राइंगल की है या स्क्वायर की है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ उसने जो है ना आपको बता दिया कि आपके पास ये डाटा सेट है। अब इस डाटा सेट को अकॉर्डिंग टू योर पर्पस आप इसके अंदर क्या करना चाहते हो, इसके अंदर क्या प्रिडिक्शंस लेना चाहते हो, आप इसको खुद ही एडजस्ट करो। लाइक यहाँ पे कंडीशन जो हमने पीछे बात की इफ एल्स या इफ एल्स की, तो यहाँ पे वो सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख सकती हूँ कि अगर मेरे पास जो है ना शेप के अकॉर्डिंग टू कलर, लाइक अगर शेप में अगर जो है कलर ग्रीन होगा तो वो मेरे पास क्या होंगी, स्केयर होंगी। अगर मेरे पास कलर ब्लू आता है तो वो ट्राइंगल होगी, और अगर मेरे पास रेड कलर आता है तो वो स्केयर, वो हमारे पास सर्कल है। तो मैं इस तरह की एक कंडीशन लिख सकती हूँ। तो उसकी बेस के ऊपर देन मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो ट्रेन होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है ना मेरे पास डाटा सेट अरेंज हो जाएगा जब मैं उसके ऊपर कंडीशन रखूंगी। तो यहाँ पे जो दो मेन पर्पस यही है कि आप लोगों ने देखना है कि आपके पास डाटा सेट के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसके अंदर सिर्फ इनपुट फीचर्स हैं और उसके बाद उसकी टारगेट क्लास है या नहीं है, और उसके बाद अगर वो टारगेट क्लास उसकी नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसके ऊपर एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन की बेस के ऊपर आपका पास डाटा सेट सुपरवाइज्ड बन जाएगा।
ठीक है। तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशन है, लाइक सुपरवाइज को हम स्पैम फिल्टर में, लोन प्रिडिक्शन में, मेडिकल डायग्नोसिस वगैरह में यूज करते हैं। ये बेटा आप लोग तभी इजीली कर सकोगे जब आप लोग एक दफा डाटा सेट को देख लोगे। मीनवाइल इसी को पहले सिंपल अपनी बेसिक्स को क्लियर करने के लिए यूज होता है, क्योंकि इंटरव्यू में समटाइम्स वो ये क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। उसके बाद अनसुपरवाइज जो है वो कस्टमर सेगमेंटेशन है, या साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के थ्रेट आते हैं। डीडोस अटैक आ गया, उनका की लॉगिंग आ गया, या आपके पास अटैक ट्रैफिक आ गया। तो डिफरेंट टाइप जहाँ पे बहुत ज्यादा डाटा सेट कलेक्टिवली आ जाए, तो वहाँ पे अगर वो अनसुपरवाइज्ड है तो उसको सुपरवाइज्ड बनाने के लिए हम जो कंडीशन अप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास डाटा सेट अलाइन हो जाए, तो ये सारा प्रोसीजर जो है ना ये फॉलो अप होता है अगर आपके पास डाटा सेट अनसुपरवाइज्ड हो। उसके बाद आता है हमारे पास रेनफोर्समेंट लर्निंग। बेटा जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है इसको मैं एक बेसिक सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी, लाइक अगर मैंने आप लोगों को जो है ना इसके बाद आज के लेक्चर के बाद एक असाइनमेंट दी कि आप लोगों ने एक डाटा सेट फाइंड करना है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीक में सैटरडे को आप लोगों को एक गूगल फॉर्म लिंक शेयर कर दी कि बेटा आप लोगों ने इसके ऊपर अपना डाटा सेट और डाटा सेट के जो इनपुट फीचर्स हैं, या आप ये चीज बता दीजिएगा कि डाटा सेट सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। तो ओके है, आप लोगों की ये असाइनमेंट है, आप 45 स्टूडेंट हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, आपने ये असाइनमेंट करके आनी है। अगर उनमें से कोई भी 10 स्टूडेंट ऐसे हुए जिन्होंने वो असाइनमेंट को फिल मतलब के परफॉर्म ही नहीं किया, उन्होंने कहा खैर है जान छूट गई है, इससे कोई मसला नहीं है, कोई इसको सीन नहीं कर रहा, कोई हमारे पास हमारी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा इस चीज के ऊपर कि हम अपनी असाइनमेंट को फुलफिल ना करें, तो होगा क्या कि अब वो असाइनमेंट ना सबमिट करवाएं और उसके बाद उनकी बेस के ऊपर उनके नंबर डिटेक्ट कर लिए जाएं। देन नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट असाइनमेंट आए तो वो क्या करेंगे कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड से सीख जाएंगे कि अगर पहली दफा मैंने ये मिस्टेक की है तो नेक्स्ट टाइम मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी। तो सेम जो रिइंफोर्समेंट लर्निंग होता है, जब भी मॉडल किसी भी इन्वायरमेंट के साथ जो है इंटरेक्ट करता है और फीडबैक लेता है, तो बेस्ड ऑन दी फीडबैक, लाइक अगर जो है वो फीडबैक वो ठीक है तो वो ओके है, लेकिन अगर उसके अंदर फिर भी वो कोई ना कोई एरर दे रहा है तो उसके अंदर हम मॉडल्स के अंदर वो चेंज करते जाते हैं अनटिल हमारे पास जो है ना मॉडल सही प्रिडिक्शंस करे। तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत कम एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर यूज होती है। मीनवाइल सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड जो है ना हमारे पास लर्निंग ये बहुत ज्यादा यूज होती है। इसके अंदर आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स आते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एआई हेल्थ केयर में है, जैसे हमने डिस्कस किया फाइनेंस के अंदर, रिटेल के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर या एजुकेशन के अंदर। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज देखनी है कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, आईटी के हो, साइबर सिक्योरिटी के हो, वेदर आप लोग किसी भी चीज के जो भी आपकी फील्ड है आपकी कोई ना कोई बेसिक होगी। ठीक है, हर इंसान जो है ना जब भी वो कोई भी काम करता है ना, इवन इंटर्नशिप हो या कोई कोर्स कर रहा हो, तो वो चाहता है कि मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड करूं ताकि वो चीज मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट दे। तो सेम आप लोगों ने ये चीज देखना है कि आपकी फील्ड क्या है, आपकी फील्ड से रिलेटेड इस तरह का कौन सा नावल काम हो सकता है जिसको आप बाद में भी प्रेजेंट कर सको। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि आपकी फील्ड हेल्थ केयर की है, फाइनेंस की है, रिटेल की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, एजुकेशन की है, साइबर की है, आईटी की है। तो उसके अंदर आपने कौन सा ऐसा प्रॉब्लम लेना है जिसको आपने एआई मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने जैसे बात की कि हमारे पास नमपाई की लाइब्रेरी है या पांडास की लाइब्रेरी है, तो इसके अंदर मोस्टली ये यूज होती हैं लाइब्रेरीज जहाँ पे हम न्यूमेरिकल डाटा के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं या अपने डाटा सेट को व्यू वगैरह करवाने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट पांडास एज पीडी की लाइब्रेरी और क्रिएट इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, हम पीछे जो है ना इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे हमारे पास ये डिफरेंट स्टेप्स हैं कि हम लोगों ने किस तरह सीएसवी फाइल का पाथ ऐड करना है, किस तरह उसको डाटा सेट को डिस्प्ले करना है। ये हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मीनवाइल इस लेक्चर के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज जो है ना डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि आपने, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस वीक आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने डाटा सेट जो है ना कलेक्ट करना है, लाइक डाटा सेट आप लोगों ने चूज करना है। तो आपके पास जो है ना डाटा सेट सिलेक्शन के लिए या डाटा सेट कलेक्शन के लिए आपके पास ना डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट हैं जहां से आप लोग जो है ना डाटा सेट को कलेक्ट कर सकते हो रिलेटेड टू फील्ड। मीनवाइल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ही एडवाइस दूंगी कि आप थोड़ा सा टाइम लो, 2 से 3 दिन का,
अगर तो आपका FYP ऑलरेडी सिलेक्टेड है या आप किसी टॉपिक पे पहले ही काम करना चाहते हो तो ओके, आप उसी टॉपिक को ले लो। लेकिन अगर आपका FYP करीब आ रहा है या अगर आप किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आप उसी टॉपिक का डाटा सेट कलेक्ट करो, बेशक 1-2 दिन लगे, देन आप लोग उसी के ऊपर काम करना शुरू करो। अब जो बच्चे जो हैं सबसे पहले स्टार्ट लिया है, जिन बच्चों का अभी बेसिक है, तो वो मैं उनको बता देती हूँ कि आप लोगों ने कहाँ-कहाँ से डाटा सेट आप कलेक्ट कर सकते हो। बेटा 2 टाइप्स के डाटा सेट होते हैं, एक ये कि जो कि हमें इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर, लाइक हमारे पास कैगल या यूसीआई मशीनरी रेपोजिटरी, इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लार्जर नंबर ऑफ डाटा सेट पड़े हुए हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं अपनी रिसर्च के लिए, अपने FYP के लिए, थीसिस फ्रीलांसिंग के लिए भी उसको यूज कर लेते हैं और ये अथेंटिक होते हैं। इवन हम अपनी जो है ना, जहाँ पे हम ये डाटा सेट को यूज कर रहे हैं, हम उसको वहाँ पे साइट भी करते हैं। मीनवाइल समटाइम्स हम यूनिवर्सिटी के अंदर या इवन अपने सुपरवाइजर के साथ किसी एक्सपेरिमेंटल वर्क पे काम कर रहे होते हैं, लाइक केमिस्ट्री के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके डिफरेंट जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, उनकी जो है ना बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड्स होते हैं। तो सेम अगर आप लोग कोई भी इस तरह के डाटा सेट के ऊपर AI/ML मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहते हो जो कि एक्सपेरिमेंटल है, तो आप लोगों ने देखना है कि आपके पास इनपुट फीचर्स क्या है और इनपुट फीचर्स की बेस के ऊपर आउटपुट टारगेट लेवल कौन सा बन रहा है। तो आप लोग जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। मीनवाइल आप लोगों ने जो भी डाटा सेट लेना है वो अपनी फील्ड के रिलेटेड लेना है, बेशक बायो इन्फॉर्मेटिक्स की है या इवन आजकल DNA का जो है वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो है ना वो काम होना शुरू हुआ है, एक्सरेज के ऊपर और इवन कैंसर के ऊपर बहुत ज्यादा मेडिकल के अंदर ना इस चीजों को IT और के लोग बहुत इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप लोग देखो कि कौन सा इस तरह का टॉपिक है जिसको आप चूज कर सकते हो। मीनवाइल आप लोग जब किसी भी वेबसाइट से डाटा सेट उठाते हो ना, तो उस डाटा सेट के ऊपर ऑलरेडी नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हुई होती हैं। तो आप लोगों को मैं अभी वेबसाइट बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह डाटा सेट को उठाना है और देन उसको किस तरह चेक करना है कि इसका रिसर्च गैप क्या है और देन आप लोगों ने उसमें से देखना है कि आपके पास जो डाटा सेट है वो सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। तो हम लोग सबसे पहले वेबसाइट देख लेते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से हम रिलेटेड टू आवर फील्ड अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। बेटा देखिए आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, तो एज अ स्टूडेंट आप लोग जो है ना अथेंटिक ही डाटा सेट लो। लाइक यहाँ पे हमारे पास kaggle.com के नाम से आपके पास वेबसाइट है जहाँ पे नंबर ऑफ लार्जर डाटा सेट पड़े हुए हैं रिलेटेड टू योर फील्ड। तो आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर जाके इसको जो है ना सर्च करके गूगल पे इसको साइन इन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसको साइन इन करोगे तो आप लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, IT, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या जो आप लोगों का एक छोटा सा टाइटल है उसके रिलेटेड। लाइक मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर डिफरेंट कंपटीशंस आते हैं और इसके ऊपर भी आप लोगों को नोटबुक, अगर आप गूगल कोलैब के अंदर काम नहीं कर सकते या आपके पास डाटा सेट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो यूजिंग कैगल के अंदर आपके पास नोटबुक भी अवेलेबल होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे जो है ना ब्रेन ट्यूमर सेगमेंटेशन का जो है ना एक सर्च किया हुआ है। देखो आप लोगों ने kaggle.com पे जाना है और यहाँ पे जो है ना अपना टॉपिक जो है ना वो सर्च करना है कि आप लोगों ने डाटा सेट किससे रिलेटेड लेना है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डाटा सेट पड़े हुए हैं, आप लोगों ने डाटा सेट के ऊपर क्लिक करना है, आपको वहाँ पे जिप फाइल मिल जाएगी, आप लोगों ने उसको डाउनलोड कर लेना है। मीनवाइल यहाँ तक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने कौन सा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि हम कोई भी जो है ना टाइटल ले सकते हैं, उसके ऊपर कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आप लोगों ने कोई नावल काम करना है तो आप लोगों ने के पास जो है गूगल स्कॉलर की जो है ना
आपके पास गूगल स्कॉलर की जो है पूरी प्रोफाइल है, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं गूगल स्कॉलर प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहाँ पे आपका जो टाइटल है डाटा सेट का या जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, आप वहाँ पे जो है ना कॉपी पेस्ट करके देख सकते हो कि आपके इस डाटा सेट के ऊपर जो है ना कितना काम हो चुका है। मीनवाइल इस वीक के लिए आप लोगों का जो टारगेट ये है कि आप लोग जो है ना अपना डाटा सेट देखो कि आप लोगों ने किस डाटा सेट के ऊपर काम करना है, उसके ऊपर कोई रिसर्च करनी है या आप लोगों का उससे रिलेटेड क्या मोटिव है, आप नॉवल काम करना चाहते हो। मीनवाइल अगर आप लोगों को इससे कोई इशू हो, हैदर मैं आपका ना अभी क्वेश्चन लेती हूँ, अभी हम इसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में आंसर करती हूँ। तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोग जो है किस फील्ड के अंदर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी, आप किस डाटा सेट के ऊपर काम करना चाहते हो, इस वीक में आप वो डिसाइड करोगे। देन गूगल फॉर्म लिंक आपको शेयर होगी, आप उसके ऊपर अपना डाटा सेट की लिंक सिर्फ अपलोड करोगे, साथ आप बताओगे कि डाटा सेट सुपरवाइज्ड है या अनसुपरवाइज्ड है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला भी आएगा तो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मैं उसको जो है ना बता दूंगी कि आप ये डाटा सेट ले सकते हो या इस डाटा सेट के अंदर क्या नोवेलिटी हो सकती है। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। मीनवाइल आप लोगों ने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट रखना है, आपके पास गूगल फॉर्म लिंक आ जाएगी। आप लोगों के जो भी बेटा क्वेश्चंस हैं आप लोग टाइप कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ। बेटा बेटा ये सबसे पहले हैदर का क्वेश्चन था कि असाइनमेंट की जो बात हो रही है, तो असाइनमेंट के अंदर सिर्फ आपने देखना है कि आपका डाटा सेट आप किस रिलेटेड काम करना चाहते हो। आपने गूगल फॉर्म लिंक पे सिर्फ अपनी जो है ना कैगल लिंक को जो है वो शेयर करना है, और बेटा आपको जो है ना ये स्लाइड जो है वो शेयर हो जाएंगी। और उसके बाद बेटा हसन आपके पास जो वेबसाइट है वो है kaggle.com और UCI मशीनरी रेपोजिटरी। मीनवाइल मैं आपको जो है ना अभी आफ्टर लेक्चर ग्रुप में दोबारा से शेयर कर देती हूँ, आपकी असाइनमेंट भी वो इस मैसेज में भेज दूंगी और उसके साथ आप कौन सी वेबसाइट्स को यूज करोगे। और सानिया बेटा आप जो है ना कम्युनिटी से अभी मैं जब टेक्स्ट करूंगी उसी के ऊपर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। बेटा सानिया आपने जो यहाँ पे बात की है ना अभी एआई के बारे में कि जिस तरह इसकी इवॉल्विंग हो रही है और आपने इसके अंदर रिलेटेड डिफरेंट जो है वीडियोस देखी हैं और आप इसको किस तरह रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, तो आप इस तरह करोगे कि ना आप इसी मैसेज को बेशक कॉपी पेस्ट करके मुझे इनबॉक्स कर दो। मी वाइल जो है ना मैं आपको इसके डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगी कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को जो है ना एज एन इंस्पिरेशन और एज इसको अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में एज अ रिसर्च पर्पजेज के लिए यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आपको प्रॉपर स्टेप्स भी बता दूंगी कि आपने इसके ऊपर किस तरह काम करना है।
बेटा अली, जो लास्ट मीटिंग है वो जो है ना जल्दी आप लोगों के पास अपलोड हो जाएगी। मैं जो है ना सर अब्दुल्ला को कह दूंगी कि वो अपलोड कर दें। वो वैसे भी आपके पास जो है वो ओरिएंटेशन सेशन था, उसमें बेसिक सी चीजें जो है ना वो डिस्कस हुई थी। मीनवाइल आपका जो लेक्चर है वो आज का ही है, इसी के ऊपर आप लोग फोकस करें। यस बेटा हैदर, आप बोल सकते हो। थैंक यू मैम। मैम मेरा जो FYP का प्रोजेक्ट है ना, मैं ना स्पीच के ऊपर काम कर रहा हूँ, वॉइसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो डेटा सेट था वो था इम्बेलेंस। तो उसके अंदर है 5 क्लासेस, ठीक है। अब एक क्लास जो है ना उसके अंदर मतलब 340 फाइल्स हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो है उनके अंदर मतलब 20 हैं या 10 है। तो वो था इम्बेलेंस। तो अब मैंने उसको इम्बेलेंस करने के लिए ये ऐसा किया है कि मतलब अ, उसी तरह का मतलब सेम डेटा सेट लिया है, मतलब वही डेटा सेट नहीं उठाया, और डेटा सेट उठाया है। और उसके अंदर मतलब उसके अंदर भी मतलब 100 या 200 हैं। तो मतलब सबके अंदर तो मैं वहां से उठा के मतलब कॉपी मतलब उनकी रीनेम करके ना फाइल का नाम, तो उसको अपने पहले वाले डेटा सेट के फोल्डर में डाल कन्वर्ट करके तो कर रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ। तो क्या ये तरीका सही है? हेलो। नहीं नहीं बेटा, आपने एक चीज करनी है कि आपके पास जो डाटा सेट है ना उसके डिफरेंट क्लासेस हैं, और डिफरेंट क्लासेस के अंदर आपके पास जो है ना डिफरेंट टाइप्स मतलब रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने आपने क्या करना है, आप अकॉर्डिंग टू रिसर्च के अकॉर्डिंग इसको लेके चलो। लाइक आजकल आपके पास गैन आया हुआ है, तो आप लोग गैन को यूज करो या स्मॉट जो है ना डाटा बैलेंसिंग टेक्निक को यूज करो। ठीक है, मैं आप लोग को रिकमेंड यही करूंगी कि अगर आपका FYP है तो आप गैन को यूज करो या जेन AI का कंसेप्ट इसके अंदर लेके आओ, तो ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। मीनवाइल आपने क्या करना है, आज इस लेक्चर के बाद जो है ना मुझे अपने सिर्फ डाटा सेट के अंदर क्लासेस कौन सी हैं और अभी तक आपने उसके ऊपर क्या काम किया हुआ है, बेशक मुझे रफली एक छोटी सी रिपोर्ट शेयर कर दो, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है मैम, मुझे फिर आप ज्ञान का इसका बता देंगे कैसे यूज करके हम इसको कर सकते हैं? बेटा जैसे आपने जो है ना डाटा सेट को रीड करवाया ना, देन हम डाटा को डाटा बैलेंसिंग टेक्निक से जो है ना डाटा को बैलेंस करेंगे। तो उसके लिए हम डिफरेंट हमारे पास टेक्निक है, ओवर सैम्पलिंग भी है, अंडर सैम्पलिंग भी है। हो सकता है कि हमारे पास जो एक क्लास बहुत हाई लेवल की हो, हम लोग जी। उसको जो है ना अंडर सैम्पलिंग करके ना अपने डाटा को बैलेंस कर लें, या हो सकता है कि हम बाकी क्लासेस के अंदर डाटा को मीनवाइल ऐड करके उसको ओवर सैम्पल कर लें, या हम लोग यूजिंग गैन जो है, गैन हमारे पास जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा इन है रिसर्च पर्पसेस के अंदर, तो उससे हम डाटा को बैलेंस करेंगे, उससे हम सिंथेटिक डाटा को जनरेट करवाएंगे। तो आप लोग अभी मुझे जो है वो शेयर कर दो, मीनवाइल बेटा मैं इसके स्टेप्स आपको बता दूंगी। ठीक है। ओके मैम। बेटा अगर किसी और का क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज ना नमाज़े इशा का टाइम हो रहा है तो ओके है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैं अभी अपने लास्ट ईयर में हूँ और हम एक इलेक्ट्रोपल्सिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके लिहाज से हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डेटा बन रहे हैं हमारे हर एक एक्सपेरिमेंट के साथ। तो उसमें मुझे क्या एक सिंगल डेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा या तीनों मैंने इस्तेमाल करने होंगे? बेटा मरियम, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना FYP का, उससे क्या चीज़ जो है ना मोस्टली अट्रैक्ट कर रही है। लाइक अगर आप एक सिंगल डाटा सेट लेते हो तो उस सिंगल डाटा सेट के अंदर जो आपके पास इनपुट फीचर्स हैं या आउटपुट फीचर्स हैं, क्या वो ओके हैं, क्या जो है उसके इनपुट फीचर्स की बेस के ऊपर आपका जो टारगेट है, आपकी जो टारगेट क्लास है, वो सही जो है ना लाइक रिजल्ट्स दे रही है। अगर ऐसे नहीं है तो आपके पास अगर दूसरे 2 डाटा सेट हैं तो आप उन तीनों डाटा सेट को मर्ज कर लो, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को अरेंज करो, देन उन सब की बेस के ऊपर कोई कंडीशन लगा लो, और जो है ना देन उसकी जो है ना टारगेट क्लास को डिफाइन कर लो। तो मीनवाइल आपने भी ऐसे करना है कि आपने जो है ना पूरे पूरे डाटा सेट मुझे शेयर नहीं करने, सिंपल सी एक रिपोर्ट बनाओ कि आपके पास डाटा सेट 1 के अंदर ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, डाटा सेट 2 के अंदर ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और डाटा सेट 3 के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स ये हैं, और मेरी टारगेट क्लास ये होगी, तो मैं उसके ऊपर आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। कोई मसला नहीं बेटा। और इब्राहिम का यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम AI को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हम AI पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे। हाँ बेटा बिल्कुल, हम AI पे बहुत जगह पे बहुत डिपेंडेंट है। इवन मैंने एक चीज़ देखी कि
हम लोग ना 2023 से पहले ना बहुत सी चीज़ें खुद टाइप करते थे। अभी यूनिवर्सिटी में इवन आप लोगों को कोई असाइनमेंट दी जाती है ना, तुम लोग फुली जो है ना चैट जीपीटी को यूज़ करते हो और हमारे पास ले आते हो। तो अब अगर हम एआई के ऊपर डिपेंड हो भी रहे हैं ना, तो इसके डिफरेंट वेज़ हैं जिनके ज़रिए हम लोग जो है ना वो एक ऑथेंटिक डाटा सेट ले सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भई अगर हम एआई के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एआई से हम लोग कोई टेक्स्ट जनरेशन करवा रहे हैं या वीडियो जनरेशन करवा रहे हैं, तो इट्स मीन कि हम पूरा एआई के ऊपर डिपेंड कर जाएँगे। हम लोग जो हैं वो देखते हैं कि अगर मैं कहूँ कि मैंने एक असाइनमेंट बनानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मैं चैट जीपीटी को 2 ही वे हैं, या तो मैं चैट जीपीटी को सिंपल एक प्रॉम्प्ट दूँगी कि चैट जीपीटी मेक एन असाइनमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ 2 टू 3 पेजेज़, और चैट जीपीटी ने मुझे उतना डाटा जो है ना उसका दे दिया। फिर मैं उसको ये बोलूँ कि चैट जीपीटी मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक असाइनमेंट बना के दो जो कि साइटेड हो, जिसके अंदर जो रिसर्च आर्टिकल्स हों वो 2021 से 2025 के हों। तो वो मुझे थोड़ा-सा साइटेड टेक्स्ट देगी और मैं उसको चेक भी कर सकती हूँ कि इवन उसने वो मुझे डाटा सेट दिया है, वो साइटेड है या नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम फुली जो है ना एआई के ऊपर डिपेंड हो जाएँगे। हम एआई को यूज़ करते हुए भी हमें देखना पड़ेगा कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आया कि उसके बेनिफिट्स हैं या मतलब हम लोग उसको ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। बेटा किसी और का क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज़ जो है ना हम मीटिंग को ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने जो है ना अपना टास्क बड़े अच्छे से करना है, अपने डाटा सेट को जो है ना वो जो है ना फाइंड आउट करना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास आपका डाटा सेट आपको नहीं मिल रहा रिलेटेड टू योर फील्ड, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। मीनव्हाइल आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएँगी। नेक्स्ट वीक सैटरडे वाले दिन मैं आप लोगों को जो है गूगल फॉर्म लिंक शेयर करूँगी। आपने गूगल फॉर्म लिंक के अंदर अपने डाटा सेट की सिर्फ लिंक अपलोड करनी है और साथ ये चीज़ बतानी है कि हमारे पास जो डाटा सेट है वो सुपरवाइज़्ड है या अनसुपरवाइज़्ड है। तो मैं सैटरडे को बैठ के वो चेक करूँगी, देन हम लोगों का जो है वीक 2 के लेक्चर स्टार्ट हो जाएँगे। तो आज का आप लोगों का इंटर्नशिप का टास्क भी यही है कि आप लोग अपने डाटा सेट को फाइंड आउट कर लो।